के 2 बजे जब काठगोदाम एक्सप्रेस हिचकोले खाते हुए एक बार फिर रुक गई, तो स्लीपर की साइड बर्थ पर मैं दुपट्टा ओढ़े सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सालों बाद स्लीपर कोच में यात्रा करने से पुरानी यादों का पिटारा भी खुला हुआ था और खिड़की से आती पानी की बौछारों में मन के विचार भी भीग रहे थे। परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी से 4 दिन की मुक्ति और कॉलेज के दिनों जैसी बेपरवाह जिंदगी और यात्रा जो शुरू हुई थी। किताबों में नजरें गड़ाए मस्तो जी अपनी बर्थ पर दाढ़ी खुजाते हुए बरसाती कीड़ों से बातें करते अपनी ही दुनिया में लीन थे। गलियारे में लगे बल्ब की मध्यम रोशनी बरसाती कीड़ों को मोक्ष प्राप्ति के द्वार की तरह अपनी ओर बरबस बुला रही थी और ट्रेन के बाहर पसरे खुद अंधेरे से सैकड़ों की संख्या में कीट पतंगे कुंभ मेले के श्रद्धालुओं की तरह ट्रेन में उमड़े पड़ रहे थे। मानो कह रहे हो कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अवधारणा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं वरन प्राणी मात्र के लिए है। मच्छर कानों में अपना ऑर्केस्ट्रा बजा ही रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोचा क्यों ना हम भी अपना राग अलापें। तब तक अपूर्वा भी गर्मी और उमस से कसमसा कर उठ बैठी। आखिर हमारी बेवजह यात्रा की असिस्टेंट डायरेक्टर जो ठहरी। चर्चा छिड़ी मानवीय मन और मस्तिष्क के तारों और हमारे व्यवहारों की, अवचेतन और चेतन मन के पारस्परिक कनेक्शन और आपसी तालमेल की। कितना कुछ हम बेवजह करते हैं अपने जीवन में, गुस्सा करने से लेकर टाइम पास करने और यात्राएं करने तक। चेतन मन की कसौटी पर बेवजह लगने वाले ये कर्म क्या कहीं न कहीं हमारे अवचेतन मन की परतों में दबी इच्छाओं का बहिर्गमन नहीं होते? कहते हैं प्राणी मात्र पुनः पुनः शरीर रूप में तब तक जन्म लेता रहता है जब तक कि सभी इच्छाओं से मुक्ति न पाले, या यूं कहे कि इच्छाओं को पूरा न कर ले। तो चेतन मन से ज्यादा तो अवचेतन में ढकेल दी गई हमारी गहरी उत्कंठाएं ही अधूरी रहकर हमें पुनर्जन्म के इस जंजाल से छुटकारा नहीं पाने देती। खैर, ज्ञान गंगा में गोते लगाते हम तब तक चर्चा का दौर चलाते रहे जब तक कि ट्रेन ने झूला झुलाने वाली स्पीड से हमें थपकी देकर सुला नहीं दिया। यूं तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के दड़बों के दौर में जीने वाले हम बंद खिड़कियों, एसी की आर्टिफिशियल ठंडक और दोहरों में दुबके मोबाइल के अलार्म और स्क्रीन की रोशनी को ही सुबह की पहली किरण समझने लगे हैं। पर यदि आप भारतीय रेल के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त की दस्तक देने के लिए खिड़की के शीशे से छनकर आती नीली सुबह धरती और सूरज के अस्तित्व का आगाज कराती है। बीच के स्टेशनों पर उतरते यात्री भी वक्त बे वक्त आपको खटखटाते रहते हैं। ट्रेन काठगोदाम पहुंची तो हम बेवजह के 9 रत्न अपने अपने रंग में चमकने लगे। 3 से आपका तारुफ हो ही चुका है, बाकी रत्नों से भी परिचय करवा दूं। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट गीतांजलि और किताबों साहित्य में खोई उनकी मम्मी। अपूर्वा के दाहिने हाथ कैमरामैन ऋषि और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर निधि पांडे के अलावा हमारे सह यात्री थे लव बर्ड्स गुंजन और गौरव। पिछली बेवजह यात्रा में इनका परिचय हुआ था और अब जीवन साथी हैं। मध्यम बूंदाबांदी ने सेल्फी लेने वालों और कैमरामैन के मन को भी अंदर तक भिगो दिया। अपूर्वा ने छतरी की ओट से महंगे कैमरे को बचाते हुए 2 डॉक्टरनियों की मॉडलिंग विद ट्रेन इन रेन को कैद करने में ऋषि को पूरा सहयोग किया। काठगोदाम के साफ सुथरे छोटे से स्टेशन की कैंटीन में तवे पर सिक रहे आलू के पराठों की खुशबू और स्वाद को बारिश की बूंदों ने दोगुना कर दिया था। हमारी घ्राणेंद्रियों में भी कुछ ऐसी अदृश्य राडार तरंगे बिछी हुई हैं कि ट्रेन में अगर कोई पूरी और आम के अचार का डब्बा खोले या ढाबे और स्टेशन पर पराठों का पैकेट तो उसकी खुशबू किसी पाकिस्तानी जासूस की तरह भारतीय गृह मंत्रालय में बैठी जठराग्नि को उद्वेलित कर ही देती है। 9 रत्नों की पेट पूजा संपन्न हुई तो उन्हें लेकर मिनी बस या टेम्पो ट्रैवलर, आप जो भी नाम देना चाहें, पहाड़ी रास्तों पर चल पड़ी। धुआंधार बारिश की धुन पर हमारे नए पुराने हिंदी पंजाबी फिल्मी गानों की अंत्याक्षरी भी पहाड़ों और गरजते बादलों के सुर में सुर मिलाने लगी। बीच बीच में बारी बारी से बेवजह यात्री अपने घरों से आए हितैषियों की फोन कॉल्स का जवाब कम और सफाई ज्यादा दे रहे थे कि आखिर बरसात की खतरनाक लैंडस्लाइड्स और ऑफ सीजन में कौन और क्यों पहाड़ों पर जाता है। अब उन परिवार वालों को कौन समझाए कि बेवजह के लोगों की हरकतों के पीछे कोई व्यवहारिक वजह नहीं होती, वो तो बस आत्मिक आनंद में सराबोर होना चाहते हैं।
और भीगते पहाड़ों, जंगलों और बरसाती नदियों को देखने और आत्मसात कर अपने अंदर भर लेने का जो सुख है, उसे हर चीज में बेवजह खोजने वाले इस जन्म में तो नहीं ही समझ पाएंगे। ड्राइवर साहब बीच बीच में आगे की सड़क और रास्ता खुला होने की जानकारी अपने गैंग वालों से ले रहे थे। कहीं कहीं बारिश के साथ सरकती पहाड़ी मिट्टी और दरख्ती चट्टानों के टुकड़ों को लगातार साफ करने के बावजूद छोटी गाड़ियों के आवागमन पर रोक की खबर सुनकर हम सब में भी सिरन दौड़ जाती थी। हम मिडिल क्लास हिंदुस्तानियों के एडवेंचरलेस जीवन को एडवेंचरस बनाने के लिए इतनी डोज ही पर्याप्त थी। डिस्कवरी और जियोग्राफिक चैनल पर एडवेंचर सीकर्स के कारनामे देखकर ही खुश हो लेने वालों के लिए असल जीवन में लैंडस्लाइड और भूकंप की व्हाट्सएप अफवाह ही एडवेंचर की अनुभूति के लिए पर्याप्त है। हाँ, तो हम भारतीयों के जीवन में असली एडवेंचर हो या न हो, बारिश है तो भजिया, गरम पकौड़े, समोसा और वड़ा पाव जरूर होता है, वो भी अदरक वाली कड़क चाय या फिल्टर कॉफी के साथ। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ रही थी, हमारी बाल सुलभ आतुरता भी अपने देशी स्कॉटलैंड की खूबसूरती से परवान चढ़ रही थी। सीढ़ीदार खेतों में धान रोपती, बारिश में भीगती, घुटने तक पानी में खड़ी स्त्रियां चलती फिरती पेंटिंग जैसी लग रही थी। एक दूसरे को बस की खिड़कियों से कुछ न कुछ दिखाने की चेष्टा में लगे हम सब ने आखिर बस को रोकने की मंशा व्यक्त कर ही दी, जिससे इस नैसर्गिक नजारे को नजर भर कर देख सके। बस रुकी तो देवदार के दो पेड़ों के बीच बिखरी हरी भरी घाटी की सुंदरता देखकर हम सब ठिठक गए। ऊपर उठते बादलों के बीच से झांकते और आंख मिचौली खेलते हरे हरे खेत, नाशपाती, आड़ू और अलग अलग रंगों के फूलों से सजी जीवन पेंटिंग को मानो देवदार और चीड़ के तनों रूपी फ्रेम में ईश्वर ने खुद जड़ दिया हो। फूलों और फलों से लदी घाटी में गाते बजाते हम पहुंच रहे थे बुरांश, और बस में पीछे की सीट पर बैठे मस्तो जी बार बार फोन पर जिस तरह देर से आने की सफाई दे रहे थे, लग रहा था कि कोई बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। बुरांश के दरवाजे पर हमारे स्वागत में अपने पापा मम्मी के साथ खड़ी प्रसन्ना अपनी मिनियन स्माइल से अपने नाम को चरितार्थ कर रही थी। बुरांश के फूल जैसा चटक और जीवंत बुरांश रिजॉर्ट बयां कर रहा था थ्रिश कपूर अंकल और उनके परिवार के स्नेह और संरक्षण का। रिजॉर्ट का एक एक कोना अपने हाथों से संवारा और पुचकारा गया था। तो मुंबई और लखनऊ की भीड़ भरे दीवाने आम से बेदखल नौ रत्नों ने जब रूहानी प्यास बुझाने के लिए बुरांश में भीगते भागते लैंड किया, तो लगा कि प्रकृति का मन हम बेवजह पथिकों पर पसीज गया है और यात्रा की थकान उतारने और दुलारने के लिए प्रकृति माँ खुद कपूर अंकल आंटी के रूप में मानव देह में प्रकट हो गई हैं। माँ मिल जाए, वो भी भारतीय, तो सबसे पहले पेट पूजा होनी लाजमी है। खाने के लिए बैठे तो रेस्तरां के घिसे पिटे मेनू की जगह घर की गर्मा गर्म तवा रोटियां, गुटके और पहाड़ी दाल ने घर से दूर भटकने वालों को घर की कमी नहीं महसूस होने दी। लंच के बाद अपना अपना झोला झंडी लेकर हम कमरों में पहुंचे तो वॉल साइज खिड़की से झांकते हिमालय को देखकर अवाक रह गए। हिमालय हमें ऐसे देख रहे थे जैसे ससुराल से मायके लौटी बेटी पार्वती का आलिंगन करने के लिए बाहें फैलाए आतुर खड़े हों। शहर की आपाधापी और जद्दोजहद से दूर हिमालय की गोद में लौटने का जो सुख है, वो मायके लौटी बेटी के सुख से कमतर नहीं है। जब हम अपने कमरों की मानवाकार खिड़कियों से बादलों में लुकते छिपते हिमालय के साथ जी भरकर आंख मिचौली खेलकर फारूक हुए, तब तक शाम की चाय और बैठकी का मुहूर्त हो चला था। चाय के साथ मस्तो बाबा की पोटली खुली तो ठेले पर हिमालय निकल पड़ा। 25 साल पहले हाई स्कूल की हिंदी की किताब में जब इस दिलचस्प शीर्षक पर नजर पड़ी थी, तो कुतूहल में धर्मवीर भारती जी की ये रचना एक सांस में पढ़ डाली थी, और रचना खत्म होते होते दिल में कौसानी घूमने की जो उत्कंठा जागी थी, वो शायद इतने सालों और जिंदगी की जिम्मेदारियों के चलते अवचेतन में कहीं हेरा गई थी। जीवन में कई बार अनुभव किया है कि किसी चीज को मन की गहराइयों से चाहो तो सृष्टि कभी न कभी उसे आपके सामने अचानक ला खड़ा करती है। मस्तों ने जब पुस्तक ठेले पर हिमालय मेरी ओर पढ़ने के लिए आगे बढ़ाई, तो लगा जैसे हमारी यात्रा और मानसिक अनुभूति की स्क्रिप्ट धर्मवीर भारती जी बरसों पहले ही लिख कर रख गए थे। कौसानी का वर्णन शब्दशः वही था जो हम इस पल में न केवल जी रहे थे, वरन दिल की गहराइयों में भी महसूस कर रहे थे। भारत का ये मिनी स्विट्जरलैंड शायद किसी तरह आधुनिक शहरीकरण और प्रदूषण से बच गया था, और हम बेवजह लोगों को जीवन की अनुभूति देने की वजह बन गया था। कपूर अंकल के छायाचित्रों का संकलन अपने आप में हिमालय के सुदूर बसे गांवों और कैलाश की तलहटियों की सुंदरता और वहाँ के लोगों के शांत निश्चल जीवन की कहानियां बयां कर रहा था।
हर फोटो से जुड़ी कहानी और अनुभव सुनाते हुए कपूर अंकल अपनी हिमालय कैलाश यात्रा में खो गए थे और इन कहानियों को सुनते सुनते हम कब हिमालय की गोद में सो गए पता ही नहीं चला। सुबह सवेरे जब सूर्य देवता ने अपनी किरणों से बर्फ की चोटियों को सुनहरा कर दिया तो हम फिर बालकनी में डेरा डालकर बैठ गए हिमालय दर्शन के लिए। डॉक्टर निधि ठहरी आंखों की डॉक्टर और मैं सौंदर्य चिकित्सक, डेडली कॉम्बो। भला सुकून से एक जगह कहाँ बैठने वाले, निकल पड़े आंखों के जरिए प्रकृति के सौंदर्य का रसास्वादन करने। सुबह की सैर में जहाँ भीगे पत्तों से टपकता पानी हमारी आत्मा को संतृप्त कर रहा था, वहीं ऊंची नीची पगडंडियों पर टहलते हमारी फिटनेस की ख्वाहिश भी पूरी हो रही थी। लौटे तो चाय तैयार थी और सब हिमालय की सुनहरी श्रृंखलाओं को देखने में तल्लीन थे। प्रसन्ना ने बताया कि हम सब ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप बरसात के मौसम में खुला आसमान और सुनहरी बर्फ देखने को मिल रही है। हिमालय की चोटियां भी बादलों का घूंघट बीच बीच में खोलकर मानो हमसे मुंह दिखाई मांग रही थीं। कपूर अंकल के छायाचित्रों में पहाड़ी दुल्हनों की नक्काशीदार लंबी लंबी नथों को देखकर पोर्ट्रेट बनाने का दिल कराया। हिमालय का साक्षात्कार करते हुए पेंसिल और पोर्ट्रेट में मन ऐसा रमा कि मस्तिष्क पटल पर कबीर की साखी उभर आई। घूंघट के पट खोल तो वे पिया मिलेंगे। पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। घट घट में तोरे साई बसत है, घट घट में तोरे साई बसत है, कछु बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। धन जौवन का गर्व न कीजे, धन जौवन का गर्व न कीजे, झूठा इनका मोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। सुने मंदिर दिया जला के, सुने मंदिर दिया जला के, आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। डाइनिंग हॉल की दीवारें शीशे की थीं, जिनसे बाहर का दृश्य पूरी तरह दिखता था। पेट की भूख के साथ साथ हमारी आत्मिक सुधा भी तृप्त हो रही थी। किसी खिड़की में देखो तो नाशपाती और आड़ू के पेड़ तोतों की टीटी से गुंजायमान थे, तो दूसरी खिड़की में हिमालय के ऊपर से बादल ऐसे उड़े जा रहे थे मानो हिमालय की चोटी न हो, किसी फैशन शो की शो स्टॉपर हो। और जरा सर उधर घुमाए तो चाय के बागानों के बीच से बहती पहाड़ी नदी दिख पड़ रही थी, जिसमें मस्तो जी को अपनी विरहिणी आंसुओं की लड़ी बनकर बहती नजर आ रही थी। जिस कौसानी का नैसर्गिक सौंदर्य इतना रमणीय हो, वहाँ पंत जैसे भाविक कवियों को क्यों न प्रकृति रूपी प्रेमिका अपने पाश में बांध लेगी, और वो कह उठेंगे, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा लूं दृगलोचन।
और गांधी बापू भी चाहे अनासक्ति आश्रम में कितनी ही साधना करें, क्या प्रकृति के इस अप्रतिम सौंदर्य से अनासक्त हो पाएंगे? हमारी दोपहर की बैठकी हुई छायावाद और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के घर के आंगन में बनी लाइब्रेरी में। गांधी जी के अनासक्ति आश्रम में बंदरों के साथ भ्रमण करके हम वापस बुरांश की बालकनी में हिमालय पर आसक्त होकर जम गए। शाम की चाय पकौड़ों के दौर में खद्दू महाशय ने शिरकत की, पर सांकेतिक रूप से ही। खद्दू जी प्रसन्ना के पालतू बिलौटे हैं और अपने नाम के अनुसार सब कुछ चखते जरूर हैं, पर हैं बड़े चूजी। दूध और पनीर के शौकीन, पर रोटी और डबल रोटी से परहेज। शायद मेहमानों के सामने फिट दिखने की चाहत में फिगर कॉन्शियस हो गए थे और कीटो डाइट पर थे। जैसे जैसे शाम का धुंधलका छाने लगा, चांद अपना शबाब बिखेरने लगा। पूर्णमासी की रात होने से चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी और हिमालय की चोटियों की बर्फ चांदी जैसे लग रही थी। रात में चांदी और सुबह सोना हो जाने वाली इस बर्फ के वैभव का अनुभव करने वालों में मानव निर्मित उपादानों और धन दौलत के प्रति अनासक्ति हो जाना स्वाभाविक भी है और स्वतः भी। शायद इसीलिए बापू ने अनासक्ति आश्रम बनाने के लिए कौसानी को चुना। कैमरा संभाले ऋषि को भी वंस इन लाइफ टाइम शॉट्स मिल रहे थे। अगली सुबह अपूर्वा ने कुछ खास खेल रखे थे बेवजह यात्रियों के लिए। आपस में संवाद करना था, कहानी भी गढ़नी थी और एक्टिंग भी करनी थी, पर बिना शब्दों वाली भाषा में। ऐसा लगा मानो हम पाषाण युग में चले गए हों और आदि मानव की तरह भाषा और संवाद के जरिए का आविष्कार कर रहे हों। इस खेल के अभ्यास ने सिविलाइज्ड जीवन की परतों में दब गए हमारे मानस पटल को अनावृत कर दिया था और प्रकृति के सानिध्य को और प्रगाढ़। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेलें मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला
मन और मस्तिष्क को डिटॉक्सिफिकेशन की इस डोज के बाद हम निकल पड़े कौसानी की पगडंडियों पर, खेतों और चाय बागानों की ओर। प्रसन्ना का पैतृक घर लकड़ी से बना था। 2 तल में बना घर अंदर से गर्म और काफी आरामदायक था। पास ही गौशाला थी जिसके आसपास बुरांश, आड़ू, नींबू जैसे फलों के पेड़ थे। पानी की पतली धाराओं में छपछपाते हमारे पैर पतली पगडंडियों पर कदम बढ़ा रहे थे। चलते चलते इतनी दूर पहुंच गए कि कभी लगा जैसे बादलों के बीच में चल रहे हैं और कभी क्षितिज का हिस्सा बन उसी में विलीन हो गए हों। पहाड़ की चोटी पर बैठे बादलों के एक टुकड़े पर नजर पड़ी जिसकी बारिश सिर्फ उस छोटे गांव में हो रही थी जो उसके नीचे था। ऐसा लगा मानो हमें अंतरिक्ष में बैठकर धरती के अलग अलग हिस्सों को देखने की संजय दृष्टि मिल गई है। शायद गीता में स्वयं को दुनियादारी के माया जाल से निष्प्रह करने हेतु इसी दृष्टिकोण का जिक्र किया गया है। एक तरफ जहां हम मानवीय कृत्रिमता और चमक दमक से डिटॉक्सिफाई हो रहे थे, वहीं बेवजह का एक प्रेमी युगल बाकी दुनिया से बेपरवाह एक दूसरे में ऐसे खोया था जैसे उनका मोक्ष एक दूसरे में ही निहित है। 2 जिस्म एक जान, फिल्मों और किस्सों में सुना था, पर गुंजन और गौरव की जोड़ी इसका साक्षात प्रमाण थी। आत्मदर्शन नाम दूं या फिर डिटॉक्स, क्या फर्क पड़ता है। इस बेवजह यात्रा का आखिरी दिन भी आ ही गया। प्रसन्ना की मिनियन स्माइल से पीछे की विदा की वेदना भी झलक आई। सुबह सुबह कपूर अंकल की क्यारियों में रोजमेरी, लेमन ग्रास जैसे अनेकों जड़ी बूटियों और प्राकृतिक हर्ब्स के पौधों से जान पहचान कर हम अपनी बस में सवार होने लगे तो कपूर आंटी ने लेमन ग्रास की पोटली ऐसे मेरे हाथों में पकड़ा दी मानो मायके से विदा होती बेटी की पठानी बांध रही है। पहाड़ी गांवों की महिलाओं के हाथ से बनी चीजों के कलेक्शन से हम सब ने कुछ न कुछ लिया। मैंने भी पिताजी के लिए अंगोरा खरगोशों के मुलायम सफेद बालों से बनी एक शॉल ली थी। लौटते समय पास के एक प्राचीन शिव पार्वती मंदिर में दर्शन करते हुए कुछ सदस्यों ने मंदिर से लगी झील में नहाने और पानी में अटखेलियों का आनंद भी लिया। अपूर्वा और ऋषि हमारी यात्रा के अनुभवों को अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में संजोने में लगे रहे। रास्ते में एक प्रसिद्ध पहाड़ी ढाबे में शुद्ध पहाड़ी डिशेस का आनंद लिया गया और काठगोदाम स्टेशन पहुंचकर बेवजह यात्रा की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा मस्तो जी ने की। पर क्या ऐसी यात्राएं कभी वास्तव में खत्म होती हैं? ये तो उन कड़ियों और अनसुलझे प्रश्नों को जोड़ती हैं जिनके निवारण के लिए हम धरती पर जन्म लेते हैं। स्लीपर में यात्रा का अभ्यास छूट जाने और जुलाई का महीना होने से चादर, तकिया कुछ भी साथ नहीं लिया था, तो बस हाथ में पकड़ाई लेमन ग्रास की पोटली को सर के नीचे रखकर तकिया बना लिया और अंगोरा शॉल की स्नेहिल थपकी ओढ़कर सो गए। कौसानी और बुरांश में बिताए हुए पल हम बेवजह यात्रियों के दिलों में हमेशा जमा रहेंगे। आज इतने साल बीत जाने पर भी ऐसा लगता है कि बस अभी बादल छटेंगे और हिमालय देखकर हम सब उछल पड़ेंगे। मेरा दामन रास्ते